वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप जानते हो, दो एटम या दो मॉलिक्यूल या दो गैस के बीच की फोर्स। अब अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन दोबारा से आपसे पूछता हूं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैंने आपको ये करने के लिए दिया। मेरे पास है एक वाटर H2, ए मान लिया मैंने, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे। दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास है नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। यहां इसकी वेपर इकट्ठी होगी, वाटर के मॉलिक्यूल के वेपर से नाइट्रोजन की यहां वेपर इकट्ठी होगी। ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि नाइट्रोजन के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है। हम यहां देख पा रहे हैं वाटर के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई वाटर के बीच। यहां दो नाइट्रोजन के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, फोर्स वीक है, वेपर में कन्वर्ट होना आसान है। फोर्स स्ट्रांग है, वेपर में कन्वर्ट होना मुश्किल है। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is higher than vapor pressure। ठीक लिख रहा हूं? गलत है। क्या सही है? वेपर प्रेशर ऑफ N2 का ज्यादा हो। एक और चीज रिलेटेड है, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया जो आपको समझना भी है, सोचना भी है और याद भी रखना है एंड लिखना भी है। पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस of water will be greater than intermolecular forces of nitrogen। ये वाली बात भी क्लियर हो? क्या रिलेशन हुआ वेपर प्रेशर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का? इनवर्सली रिलेशन। दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड or any material is inversely proportional to intermolecular force। ये 3 बातें आप अगर अच्छी तरह से याद रखोगे तो आज की जो आगे क्लास चलेगी ये आपको आसानी से समझ आ जाएगी, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। मैंने बताया आपको वेपर प्रेशर किस चीज का? किसी प्योर सब्सटेंस की बात की है। अभी वाटर तो प्योर है, वाटर में तो कुछ मिलाया नहीं। अभी मैंने नाइट्रोजन तो प्योर है, नाइट्रोजन में तो कुछ नहीं मिलाया। हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर? सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर अब हम करेंगे सॉल्यूशन का। असली हमारा टारगेट है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, लेकिन मैंने अभी सिर्फ वेपर प्रेशर बताया ऑफ व्हाट? प्योर सॉल्वेंट। इसी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम कैसे चेक करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर स्ट्रांग होगी तो क्या करोगे? वेपर प्रेशर को कम बताओगे। लिक्विड का अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक है तो वो गैस में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। गैस में ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो भाई ज्यादा फोर्स लगाएंगे। कैसे आता है गैस का प्रेशर? कोई गैस क्यों प्रेशर लगाती है? सोचने की बात है। कहां से आ जाता है? इतना इतना प्रेशर हो जाता है कि बड़े बड़े टैंकर्स फट जाते हैं। गैस ही तो है, यही ये वाली गैस है जो यहाँ तो कोई प्रेशर नहीं। बॉल है, एक छोटी सी बॉल, मैं इसको दीवार पे मारता हूं, एक क्रिकेट वाली बॉल, कुछ नहीं होगा, वापस आ जाएगी। दो एक ही टाइम पर, 3 4 5 6 1000 बॉल इकट्ठी एक साथ एक टाइम पे मार दो तो 2000 5000 6000 हो सकता है दीवार गिर जाएगी। यही तो प्रेशर है, और क्या है? तो रॉकेट साइंस थोड़ी ही है। जब सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे मिलकर के एक साथ फोर्स लगा देते हैं पर यूनिट एरिया ही तो प्रेशर होता है। और क्या फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ते आए हो आप बचपन से, छोटी क्लास से, वही प्रेशर होता है।
फोर्स कौन लगा रहा है? मॉलिक्यूल। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रैंडम मोशन कर रहे हैं। आप मैं अगर अकेला करूं तो इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मेरे जैसे 3 4 5 6 8 10 15 20 100 50 1000 2000 मिल जाए। हमने तो वीडियोस में देखा है, पूरी पूरी ट्रेन को वो पलट देते हैं किसी को बचाने के लिए। कुछ को ऐसे ऐसे केसेस हमने देखे। सारे लोग जब मिल जाते हैं पूरी पूरी ट्रेन को प्रेस करके हटा देते हैं, ट्रैक से उतार देते हैं। नंबर बढ़ गए। मॉलिक्यूल इतने सारे नंबर होते हैं, उनका इकट्ठा एक साथ वॉल पर जब ये कोलाइड करते हैं, यहां पर जब ये कोलाइड करेंगे कोलिजन से, तो प्रेशर आएगा। प्रेशर कब आएगा? वेपर का प्रेशर। जब जितने ज्यादा वेपर के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज्यादा वेपर का प्रेशर होगा। अब ये लिक्विड, एक वर्ड आपने 11th क्लास में पढ़ा है, इक्विलिब्रियम। जानते हो इक्विलिब्रियम के बारे में? नाम सुना होगा, चैप्टर नंबर, ये आ गया कॉन्फ्लिक्ट। चैप्टर नंबर 8, यस, वन मोर कॉन्फ्लिक्ट इज देयर। और चैप्टर नंबर 6, एक और, वन मोर। फोर्थ सर, फोर्थ बॉन्डिंग, फिफ्थ सर्वो, सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर, 7। ये मैं जस्ट ये रियलाइज कराना चाहता हूं कि ये हमारा सिस्टम है पढ़ने। चैप्टर का नंबर भी नहीं पता है अगर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप इसे कहते हो कि नंबर, जिसने खूब पढ़ा होगा डेफिनेटली उसे नंबर भी पता हो। 7 नंबर है इक्विलिब्रियम चैप्टर। अब इक्विलिब्रियम क्या होगा ये तो बहुत बाद की बात। वेल, इक्विलिब्रियम कोई ऐसा नहीं है कि 5 साल पुरानी बात कुछ, मैं अभी अभी की ताजी ताजी बात पूछ रहा हूं। और +2 का पहला चैप्टर कौन सा हो गया अब? जो कि एनसीईआरटी में दूसरा है, लेकिन आपके सिलेबस का पहला है, राइट। इक्विलिब्रियम अगर हमारे पास है तो इक्विलिब्रियम का मतलब दो चीजें एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है। वाटर लिया मैंने, वाटर की एक बाउंड्री होगी, H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में रहेंगे वेपर्स के साथ। वाटर वेपर, ये ऊपर जो यहां, अगर मैं इसको कवर कर देता हूं, कवर तो करना पड़ेगा प्रेशर मेजर करने के, कवर नहीं करूंगा तो वो तो एस्केप करता चला जाएगा एनवायरमेंट, रुकेगा नहीं एक जगह। ये हो गया वेपर्स, ये हो जाएगा लिक्विड। एक टाइम ऐसा आएगा टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर ये लिक्विड एंड ये वेपर्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर जाए। क्या मतलब हो गया इक्विलिब्रियम? लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अमाउंट इसका फिक्स हो गया वेपर का। वेपर का अमाउंट अगर फिक्स हो गया तो इसके मॉलिक्यूल फिक्स हो गए, मतलब इसका वेपर प्रेशर फिक्स हो गया, जो ये अप्लाई कर रहा है वॉल्स पर या इवन इस लिक्विड पर। चारों तरफ करता है क्योंकि प्रेशर जो यहाँ है वो छत पर भी है, ग्राउंड पर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इस पर भी है, इक्वल लगता है चारों तरफ, क्योंकि पर यूनिट एरिया है। ये नहीं कि बड़ी दीवार है तो ज्यादा प्रेशर लगे, पर यूनिट एरिया की, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर में यहां लूंगा तो 1 स्क्वायर मीटर ही यहां लूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो टकरा रहे हैं वो बराबर है। प्रेशर पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया जो होती है वो प्रेशर है। बराबर बराबर चारों दिशाओं में प्रेशर किसी सिस्टम में, वेसल में बराबर बराबर लगता है। ये सब हमने गैसीय स्टेट में पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से। अब ये वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो वेपर कम बनेंगी, कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर कम होगा, कम मॉलिक्यूल्स होंगे। वेपर प्रेशर एक और किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वेपर्स, क्योंकि हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, लिक्विड के प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं। जितने ज्यादा वेपर में मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। और वो मॉलिक्यूल ज्यादा क्यों होंगे? क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है। अगर वीक है तो किसी में स्ट्रांग है फोर्स, मान लो यहाँ मेटल रख दिया मैंने, कोई आयरन रख दिया, तो आयरन की फोर्स तो बड़ी स्ट्रांग होती है। ये तो मेटल है, इसके तो वेपर कितने बनेंगे?
यहाँ कितने आयरन के मॉलिक्यूल जो हैं वो हवा में उड़ जाएंगे? ना के बराबर, नेग्लिजिबल। अब यूं अगर डिसाइड करने पे आ गए तो ढूंढ ही लोगे एक आधा, लेकिन आप 0 कह सकते। अगर आप कहो कि नेग्लिजिबल तो इसका आयरन का वेपर प्रेशर ना के बराबर होगा, 0 लगभग होगा, और वाटर का वेपर प्रेशर कंसिडरेबल होगा, क्योंकि इसके अब आयरन की क्योंकि फोर्स बड़ी स्ट्रांग है, वाटर की फोर्स क्योंकि कंपैरेटिवली वीकर है, वाटर से वीकर कोई और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, उसका वेपर प्रेशर और ज्यादा होगा। ये बात हो रही है प्योर सॉल्वेंट, अभी उसमें कुछ मिलाया नहीं बात, लेकिन हमने कहां तक पहुंचानी है कि जब हम इस वाटर में या किसी लिक्विड में कुछ मिक्स करके सॉल्यूशन बना देते हैं तब क्या होता है, ये बात हमें देखनी है। तो अब मैं ये क्लास शुरू कर रहा हूं। हेनरीज लॉ मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि जैसे जैसे हम क्या बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ जाता है? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर से गैस कोई लिक्विड में मैंने रखी, ये एक लिक्विड, ये रिवर्स सोच रहे हैं अभी हम, यहां मैंने कोई लिक्विड रख रखा है, यहाँ कोई गैस इसके ऊपर है, इस गैस का अगर ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो इस गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ये अलग घटना है, वेपर प्रेशर अलग बात था। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड अलग है, गैस अलग है। अभी जो मैंने बताया वो वाटर ही लिक्विड था, वाटर के ही मॉलिक्यूल गैस में जा रहे हैं। मिक्स नहीं करना है चीजों को, थोड़ा टाइम लगा के सोचना हो। टाइम कीमती है, टाइम है नहीं, चक्कर ये है सारा। टाइम कहां से लाए? टाइम तो बड़े बड़े लोगों के पास कम ही रहता है, तो लगाना पड़ेगा टाइम, सोचना पड़ेगा। अगर कुछ भी करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नंबर ही लाना है, कुछ भी करना है जीवन में तो टाइम देना ही देना। और जो इतना छोटा सा काम क्लास का प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, वो बहुत बड़ा कोई काम अगर प्लान कर रखा है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जी हमारा टारगेट नहीं। तो मैं बड़ी सीधी सी बात कहता हूं कि जो भी टारगेट हो आपका, उसका एबीसी है 12वीं क्लास से। अगर आप ये प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आपका कैलिबर बाकी कुछ करने का भी उतना ही होगा जितना यहां पर ये रहे। सिंपल सी बात। तो हम अगर इन चीजों को प्रॉपरली सीख रहे हैं, लर्निंग को सीखना जरूरी है। वेल, तो मैंने आपको बताया प्योर सॉल्वेंट के लिए कंडीशन अलग आएगी, और अलग किसके लिए आएगी? जब हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आज की क्लास में ये जो शुरू कर रहा हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यस, असाइनमेंट में डाउट है, अभी असाइनमेंट की बात जब होगी तब करें। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन हमने लिया? सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया। मतलब एक लिक्विड है, मेरे पास वाटर है, सॉलिड मैंने इसमें डिसॉल्व किया, सपोज करते हैं ग्लूकोज, इसमें कर दिया डिसॉल्व, और फिर उसका वेपर प्रेशर चेक किया। बना लो भाई चित्र, ये ऐसा ना करो, मेरे कहने की हर बात नहीं जरूरत होनी चाहिए। जब मैंने कह दिया कि क्लास की सारी बात नोट करनी है तो मतलब नोट करनी, आलस बिल्कुल नहीं। ये वाटर सॉल्वेंट और ग्लूकोज मैंने इसमें ऐड किया, मॉलिक्यूल सॉल्यूट, बन क्या गया? ये सॉल्यूशन, यानी वाटर प्लस ग्लूकोज गिविंग यू सॉल्यूशन। अब वाटर का अपना कुछ वेपर प्रेशर है, यह है वाटर, प्योर वाटर। क्या चीज है? सॉल्वेंट। इसको जब मैं कवर करके रखता हूं तो
अपना इसका वाटर का वेपर प्रेशर होगा। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये बोल दूंगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो कि सॉलिड थे, इसको मैंने क्या नाम दिया, सॉल्यूट। इन दोनों को कर दिया ऐड। ऐड करने के बाद जो ये बन गया, क्या बन गया, सॉल्यूशन। वाटर के मॉलिक्यूल तो वही रहे पुराने वाले, लेकिन अब इसमें कुछ बीच में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी आकर के मिक्स हो गए, सॉल्यूट। और इस सॉल्यूट को मैंने नाम दिया था ग्लूकोज। बीच में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आकर के मर्ज हो गए, इसको कलेक्टिवली क्या बोलोगे, सॉल्यूशन। ध्यान देना है, इस सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया। सोल्यूशन तो बहुत सारे टाइप के, 9-10 टाइप के हमने करे, लेकिन ये किसकी बात हम कर रहे हैं, कौन से वाले सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व। तब क्या आएगा, इसका वेपर प्रेशर ऑफ H2। यहां अभी भी मैंने कवर कर रखा है, बिल्कुल सेम सारी वही कंडीशन। यहां ये अभी भी वेपर्स आएंगे, जरूर आएंगे। इसको मैं बोलूंगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट जब प्रेजेंट होगा तब अब वेपर प्रेशर क्या है, दोनों में अंतर होगा, ये बात तो समझ आती। लेकिन क्यों होगा, अब प्योर नहीं रहा, अब इसके बीच का इंटरेक्शन, वाटर वाटर के बीच का इंटरेक्शन चेंज हो गया, कम हुआ ज्यादा हुआ हमें नहीं पता, चेंज हो गया। चेंज हो गया तो ये वेपर प्रेशर भी अब या तो पहले से कम हो जाएगा या पहले से बढ़ जाएगा, वो देखेंगे अब की क्या घटना घटी है, फिर उस हिसाब से हम डिसाइड करें। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट। इसी सॉल्यूशन का जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर था, उससे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अलग होगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसी पर बेस्ड रॉल्स लॉ है जो भी हम करने वाले। बात समझ आ गई, ये जो मैंने बताया आपको ये वाली बात समझ आ गई है। इसी को हम आगे करके अब पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे ये प्योर सॉल्वेंट मैंने लिया, इस प्योर सॉल्वेंट को मैंने 1 मोल सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया। अब हम गिनती पर आ गए, नंबर पर आ गए। इससे पहले वाला जो मैंने बताया उसमें हमने काउंटिंग नहीं की, फिक्स नहीं किया कुछ। प्योर सॉल्वेंट 1 मोल लिया, 1 मोल प्योर सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट ऐड कर दिया। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में ये ब्लू वाले क्या थे हमारे पास, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ग्रीन वाले बीच में आ गए, ट्रैप कर गए। यहां जो सरफेस है पूरा का पूरा, उस सरफेस पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए, क्योंकि बीच में ट्रैप कर गए कौन आके, सॉल्यूट पार्टिकल ट्रैप कर गए। अब आप दो अलग अलग कंडीशन इमेजिन करो। एक कंडीशन ये है कि ये गैस स्टेट में आ रहे हैं, लिक्विड गैस स्टेट में आने की कोशिश कर रहा है, गैस स्टेट में आने की कोशिश कर रहा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो गैस स्टेट में आ जाएगा, सारे नहीं आएंगे। एक कंडीशन यहां है, ये गैस स्टेट में आने की कोशिश कर रहा है, ये गैस स्टेट में आने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है, ये आ भी जाए या ना आए तो हमें इससे तो मतलब ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एंड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर की बात हो रही। तो अब अगर मैं इसको चेक करता हूं तो ये मॉलिक्यूल जो यहां ऊपर आए उनकी संख्या कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो वेपर्स में अब वाटर के यहां कन्वर्ट हुए हैं, जब लेयर ही जो सरफेस पर मॉलिक्यूल की गिनती ही कम हो गई,
अगर ये 20% हो रहे थे और यहां ये सपोज करते हैं 1000 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, अब यहां रह गए सपोज करते हैं 200 मॉलिक्यूल, तो 200 का 20% यहां होगा, 1000 का 20% यहां होगा। लेयर जो आगे थी उसमें मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की संख्या कम हो गई है। वेपर प्रेशर, अब आप मुझे बताओ कि यहां पर क्या होगा, बढ़ जाएगा वाटर का या कम हो जाएगा? यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है अगर हम उसमें कोई सॉलिड डिसॉल्व कर देते हैं। दोबारा से मैं बात को इंसिस्ट कर रहा हूं, अगर हम उसमें कोई सॉलिड डिसॉल्व कर देते हैं तो सॉलिड तो वेपर में आएगा नहीं, लिक्विड आएगा, सॉलिड तो यहीं रहेगा इसी में। कोई अगर ऐसी चीज होती कि लिक्विड लिक्विड होता, दोनों लिक्विड होते, तो लिक्विड भी आता, फिर दोनों का मिला करके वेपर प्रेशर होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। सॉलिड को मैंने डिसॉल्व किया तो सॉलिड तो वेपर में आएगा नहीं, डायरेक्ट कौन आएगा? लिक्विड, जो कि सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो जाता है। ये एक फिनोमिनन है और ये क्वेश्चन जो मिलेगा आपको, रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेगा। अब इसका क्वेश्चन बताओ मुझे जो आपके एग्जाम में आएगा। ये जो मैंने सारी बात बताई है, तो क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा है, जबकि वाटर में अगर 10 ग्राम हम शुगर डिसॉल्व कर देते हैं तब वाटर का वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन में रिड्यूस हो जाता है। एक्सप्लेन व्हाई। क्वेश्चन समझ आया मेरा? लिखोगे क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन आ सकता है? व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर is greater than vapor pressure of solution of water and glucose। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए एक सॉलिड है जरूर, ग्लूकोज क्योंकि सॉलिड होता है, तो आप इसे किसी भी सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या बात पता चली कि वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। ये बात पता चल गई, समझ आ गई। रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल की संख्या कम हो गई है, बीच बीच में ट्रैप करके मॉलिक्यूल कौन से आ गए? ग्लूकोज, सॉलिड के मॉलिक्यूल, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल बीच में आ गए। वाटर अब वेपर में कम पहुंचेंगे। अब दूसरी तरह से सोचते हैं, इसी बात में एक छोटी सी बात आप और ऐड कर। देखो, एक मेरे पास प्योर वाटर है, 100 ml है, दूसरा भी प्योर वाटर था, वो भी 100 ml था। टेम्परेचर दोनों का 25 था, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें मैंने ऐड किया ग्लूकोज, इसमें भी ऐड किया ग्लूकोज। अभी तक तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर तब आ जाएगा जब मैंने इसमें 10 ग्राम ऐड किया और इसमें 50 ग्राम ऐड कर दिया। आ गया अंतर। आंसर आपके पास है कि वेपर प्रेशर ज्यादा रिड्यूस कहां होगा? वेपर प्रेशर फर्स्ट में कम रिड्यूस होगा, सेकंड में ज्यादा रिड्यूस होगा। आ गई ना बात ज्यादा की? समझ आई बात मेरी? रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर is directly proportional to the amount of solute we are dissolving to form a solution। और अगर इसे बिल्कुल शुद्ध भाषा में बोले तो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया भाई। मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है और वाटर का 100 ml में 10 ग्राम वाटर है,
10 ग्राम ग्लूकोज है, 50 ग्राम ग्लूकोज है, तो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का कहाँ ज्यादा है? यहाँ ज्यादा अमाउंट है, वेट ज्यादा है, वहीं मोल ज्यादा है। तो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड हो गया सीधे सीधे। तो मैं बोल सकता हूं कि किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली ही होगा। जागते रहो बिल्कुल, मैं जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आपकी जैसे गर्दन चलती रहने की आदत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लीज आदत नहीं होने दूंगा मैं यस कहने की, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यस यस यस। आंसर मेरी बात पे नहीं, आंसर सही है तो सही कहना है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा। अब देखो यही स्टेटमेंट जो मैंने बताया है वो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। अब यहां ये जो स्टेटमेंट है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, इस बात का पहले मीनिंग समझना है। नॉन वोलेटाइल का मतलब सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, क्या मतलब है? सॉलिड है। वोलेटाइल वर्ड का मतलब समझते हो, जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां लिखा है सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, मतलब सॉल्यूट हमें ऐसा ही लेना है जो वेपर ना बनाए, ताकि उसका प्रभाव इसके वेपर प्रेशर पर ना पड़े। सॉलिड बोल दिया हम, सारे सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है। कौन से सॉल्यूशन की बात? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसकी बात। इतनी बात समझ आती? क्लियर? चलो अब मैं इसी को आगे हम रूल में कन्वर्ट करेंगे। यहां तक अगर बात समझ आ गई है तो समझ लो हेनरीज लॉ के बाद जो दूसरा लॉ है हमारा राउल्ट्स लॉ, वो भी समझ आ जाएगा। वेपर प्रेशर तो समझ आ गया ना? सचमुच बोला है? क्या होता है वेपर प्रेशर? pressure of gas or the liquid in liquid gas. अच्छा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा या प्योर सॉल्यूट? सॉलिड को अगर हमने डिसॉल्व करके सोल्यूशन, वेपर प्रेशर कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए ये बताओ? बीच बीच में ट्रैप कर जाते हैं जहां पर, राइट। अब देखो आगे, इसके बाद हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये बाद में पढ़ना, ये वाली लाइन नहीं पढ़नी है। कौन सी लाइन नहीं पढ़नी? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, ये बाद में पढ़ना। ये हमने पढ़ी नहीं, हमने देखी नहीं, लिखी नहीं, याद रख पढ़ना। ये वही बात है सारी जो मैंने बताई। टेक्निकल वर्ड्स है ना, इनको सिंपल अपनी सोच के साथ सिंक्रोनाइज करो। हमने क्या सोचा, एक सॉल्यूट का, एक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, उसमें सॉलिड डाल दिया, उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। यही तो बात लिख के, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जितना ज्यादा मैं चीनी घोलता रहूंगा वाटर में, उतना ज्यादा वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, नया वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा, लेकिन डिक्रीज का जो अमाउंट है कितना ज्यादा कम हुआ, that decrease in vapor pressure is directly proportional to what? The amount of solute, the mole fraction of solute dissolved in particular solvent, irrespective to nature of, चाहे आप ग्लूकोज घोल दो, चाहे आप फ्रक्टोज घोल दो, चाहे आप हो, तो मॉलिक्यूल के नंबर पर डिपेंड कर रहा है ना भाई। अगर मैं आपको कहता हूं कि यहां से यहां तक ये मॉलिक्यूल्स की लेयर बनी, अब बीच में कुछ मॉलिक्यूल आ गए, इस बीच में कुछ मॉलिक्यूल, इस कुछ मॉलिक्यूल, अब ये मॉलिक्यूल मैंने कर दिया चेंज, ये मॉलिक्यूल चेंज कर दिया, ये मॉलिक्यूल चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी जो पॉसिबिलिटी इसकी कन्वर्ट होने की थी वेपर में, वो तो वैसे की वैसी रही। इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा ये
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन पर, नंबर पर डिपेंड करेगा, उसके पार्टिकल्स कितने हैं, पार्टिकल की संख्या कितनी, इस बात पर डिपेंड। और बात किसकी हो रही है, अगर हम किसी सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं, नोट कर लिया ये सारा आपने, इसको नोट करो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसी को हम आगे अभी प्रोसीड करें। आप लोगों को क्लियर हो गई बात, जो लोग बच्चे ऑनलाइन हैं, समझ आ गया? यस सर। ये बात ध्यान रखनी है कि बात हम ये किसके लिए कर रहे हैं, जब कोई डिसॉल्व करते हैं हम सॉलिड सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कैसा, लिक्विड। अब हम सॉल्यूशन का नेचर चेंज करेंगे, अब हम दो लिक्विड लेंगे, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो अलग कंडीशन आएगी, ये वाली थोड़ी आएगी। तो सारे सॉलिड सॉल्यूट होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। डेफिनेटली नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते हैं। यस, तो सॉलिड अगर कोई है, ये रखा है सॉलिड, क्या ये वेपर बना रहा है, यहां इसके वेपर्स होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, होंगे लेकिन नेग्लिजिबल। कुछ एक सब्सटेंस के होते हैं जो सबलाइम होते हैं, सब्लिमेशन पढ़ा हो, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना देते हैं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो होगा, रूम टेम्परेचर पर वो भी नहीं। तो सारे सॉलिड नॉन वोलेटाइल हो, सॉलिड की तो हमने एक प्रॉपर्टी ले ली है कि वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड, राइट, ये नोट कर लिया सबने। अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 2 पर। ये वाली कंडीशन मैंने एक बताई, कौन सी कंडीशन बताई, जिसमें हम एक सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। दूसरा केस और एक इमेजिन करो, देखो एक मेरे पास ए लिक्विड है, क्या कोई इसका वेपर प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, कितना होगा, क्या आंसर करोगे, मेरे क्वेश्चन का आंसर करते रहो बस, ये बोलो हमें क्या पता कितना होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स पर डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है उतना कम होगा। मेरे पास एक और लिक्विड है, बी है, इस पर क्या इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि ये लिक्विड बोल दिया मैंने भाई, ये बी है, इस पर क्या इसका कोई वेपर प्रेशर होगा, यस, ज्यादा होगा इससे या कम होगा, हमें क्या कहते हैं, डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स। मिक्स कर दिया मैंने ए बी, अब तो ये बी पीछे नहीं हटेगा, ए ऊपर जाएगा तो बी भी रहेगा, दिस इज नॉट सॉलिड ना। अब क्या होगा, सॉल्यूशन बना अभी भी लिक्विड का, लिक्विड में इथेनॉल को वाटर में डिसॉल्व किया, ईथर को वाटर में डिसॉल्व किया, ईथर को अल्कोहल में डिसॉल्व किया, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में डिसॉल्व किया, कोई से भी ए एंड बी दो हमने लिक्विड अगर डिसॉल्व किए, तो अब यहां ऊपर जो लेयर आ रही है इसमें ए बी आ जाएंगे। अब यहां जो नया एक वेपर प्रेशर आएगा वो कितना होना चाहिए, ज्यादा ए और बी, ए एंड बी से ज्यादा, वो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करना चाहिए, ए और बी के बीच होगा तो ज्यादा ही, वैसे काफी, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये मॉलिक्यूल नया वेपर प्रेशर जो भी आया है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी के सबमिशन के बराबर ही तो होगा। यहां जो नया वेपर प्रेशर आया, ये इसमें कौन कौन मौजूद है, इन वेपर में कौन कौन है, ए बी है, बी भी, दो गैस है, मतलब सीधी सीधी। अगर दो गैस का नेट वेपर प्रेशर में जानना चाहता हूं, या दो गैस का नेट प्रेशर जानना चाहता हूं, तो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर के सबमिशन के बराबर, लॉ का नाम डाल्टन्स लॉ, पिछली क्लास में आपको बताया था, ये वही होता है पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ, गैसियस स्टेट, चैप्टर नंबर 5। आज जाके मुझे लग रहा है चैप्टर ही याद करोगे, नंबर 1 कौन सा था, नंबर 2 कौन सा था। चैप्टर याद करने की जरूरत नहीं, पढ़ाई शुरू कर दो, खुद याद रहेंगे, जब पढ़ते रहोगे बार बार देखोगे तो ये तो खुद ही याद रह जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो इसकी। वेल, अब हम दूसरी कंडीशन पर आ रहे हैं, जो हम
करते हैं डिस्कस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बता दी मैंने, लेकिन चलो फिर भी आपने अगर नोट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में वेपर प्रेशर की डेफिनेशन का अलग से भी 1 नंबर में आता है। जैसे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, साथ के साथ मैं लिखा करके चलता हूं, डिफाइन वेपर प्रेशर। वीपी मैंने शॉर्ट में लिख दिया वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर दैट its vapor exert when in equilibrium with the liquid at given temperature in closed system। इस बात पर ध्यान देना, इसके वेपर प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि खुला रखा हुआ है लिक्विड। अब तो ये यहाँ चलता रहेगा, उड़ता रहेगा, सारा का सारा इवेपोरेट। कवर करना है, इसको बंद करना है। क्लोज सिस्टम मतलब ऊपर ढक्कन ढका हुआ होना चाहिए। किस बात पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। और यस, और टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर ज्यादा बनेंगी, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा जैसे वेपर प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पर, अगर दोनों लिक्विड हैं इन पर भी डिपेंड करेगा। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑल्सो टेम्परेचर and intermolecular forces between molecules। क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं? मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लोअर इज द वेपर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। यही बात अभी थोड़ी देर पहले बता चुका मैं आपको। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड विद इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यही बात हम कर चुके हैं अभी। अच्छा, कंटेनर एक बहुत बड़ा है, एक छोटा है। एक ही कंटेनर है, एक ही कंटेनर, टेम्परेचर सेम रख रखा है 25 डिग्री, यहाँ भी 25, ये भी कवर कर रखा है, ये भी कवर, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर। दोनों केसेस में मैंने वाटर ले रखा। तो क्या वेपर प्रेशर अलग अलग आएंगे या सेम आएंगे? अलग अलग आने चाहिए। दोबारा मेरा क्वेश्चन है, दो अलग अलग कंटेनर में सेम टेम्परेचर पर सेम लिक्विड प्योर रखा है, तो क्या उनके वेपर प्रेशर अलग अलग होंगे, एक ही होंगे? अभी बताया था फोर्स पर यूनिट एरिया। प्लीज सुनो बातों को। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कोलाइड कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, ठीक है, ज्यादा एरिया हुआ है इसका, एग्रीड। मॉलिक्यूल भी तो ज्यादा हुआ है, सेम प्रोपोर्शन में ज्यादा हुआ, बराबर की फोर्स लगाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू है एक टेम्परेचर पर। अब ऐसे तो फिर हर वेसल में अलग चाहिए वेपर प्रेशर। हम वेपर प्रेशर को टेबल बना करके कोई लिख ही नहीं सकते कि वाटर का वेपर प्रेशर ये। एक चीज और देनी पड़ेगी, वाटर का वेपर प्रेशर इतने टेम्परेचर पर इतने बड़े बर्तन में जिसके डायमेंशन ये है उसमें ये तो कभी नहीं लिखा होता। वेपर प्रेशर तो वेपर प्रेशर होता, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया तो बर्तन की डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया चाहे आपने कोई भी डायमेंशन ली है, ये बराबर ही आए। अब जैसे ये तो एग्जांपल इसका थर्ड वाले पॉइंट का, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस वेपर प्रेशर। वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है,
इथेनॉल में कम है, P इथेनॉल में पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल में कम इंटरेक्शन होता है, वाटर में ज्यादा है। मैं इसे कैसे लिख रहा हूं, IMF of H2O is greater than IMF of ethanol C2H5O। डन हो गई बात। अब जो मैंने बात आपको बताई थी, it does not depend on the shape and size of container, force per unit, वॉल्यूम छोड़ दो, एरिया लिखो। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। आप लोगों को समझ आ गया? जो बच्चे ऑनलाइन हैं, ये 4 पॉइंट हैं जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। कुछ डाउट है तो बोलो जल्दी से। प्रभजोत क्लियर? यस सर। आस्था समझ आ गया आपको? यस सर। अब हम एक प्रोसेस देखते हैं, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह से चेंज होती हैं। ये जैसे मैं ये बना करके बता रहा हूं, इसी तरह से इसे समझना। अगर ये आपको थ्योरी समझ आ गई, फिर ये चैप्टर समझ लो पूरा समझ आ जाए। बाकी सेकंड पार्ट में इसमें कुछ नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, यहीं से ओरिजिनेशन हो चुका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने बोला था कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोई नई चीज आगे नहीं पढ़ोगे। ये मेनली देखा जाए तो लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। अगर ये डेप्थ से समझ आ गया तो समझ लो पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाए, आसानी से समझ आ जाए। अब मैं इसे प्रोसीड कर रहा हूं आगे। और हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें ये मैंने मॉलिक्यूल किसी सॉल्वेंट के फिल कर रखे। ये सॉल्वेंट कैसा है? प्योर सॉल्वेंट, लिक्विड नंबर 1। नाम दे दिया इसे ए, जैसे मैं अभी बोल रहा था, बी बोल रहा था। और ये वेपर्स कुछ अपने बनाएगा, इसका अपना वेपर प्रेशर हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल लिक्विड 1, इसको मैंने नोटेट कर दिया P1 नॉट। नॉट मतलब कोई सोल्यूट डिसॉल्व नहीं है, प्योर सॉल्वेंट, सोल्यूशन नहीं बना 100%। फिर मैंने क्या किया, दूसरा एक लिक्विड लिया, सेम कंडीशन इसकी रखी, और इसमें इसका वेपर प्रेशर चेक कर लिया गया। इसका आ जाएगा P2 नॉट। इन दोनों को आपस में मैंने मिला दिया। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल मतलब वेपर बनाएगा। लिक्विड भी बहुत सारे बड़े ढीठ होते हैं जो कि वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं। ऑयल है, सरसों का तेल रखो, और कहाँ वेपर बनते हैं उसके। जब तक टेम्परेचर आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कर देते, जब तक उसे वेपर्स कब बनते हैं उसके, जब आप कोई चीज फ्राई करोगे रख करके, तभी तो बनेंगे। लो टेम्परेचर पर कहाँ वेपर बने, नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं, यानी बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर के। खाना कितने टेम्परेचर पर बनता है ऑयल का, कुछ आइडिया? खाना वाना बनाते हो नहीं बनाते हो कोई? क्यों भाई नहीं बनाते? उधर क्या, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आना चाहिए, वैसे थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। इतना जितना आप कहते हो कि ऐसा बना के दो, एटलीस्ट उतना तो आना ही चाहिए जितनी डिमांड करते हो। उससे ज्यादा ना है, चलो घर में डिमांड तो होती होगी ना कभी कभी, नहीं जी ऐसा बना के दो, है ना? तो एटलीस्ट उतना तो आना ही चाहिए ना। और कई बार रिवर्स भी होना चाहिए कि चलो भाई आज जो है जश्न की बारी है, जश्न खाना मम्मी को बना के खिलाएगा, राइट? जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल खाने का 3 टेम्परेचर पे, एक तो लो टेम्परेचर, नॉर्थ सबसे नीचे, मिडल, हाई। हाई टेम्परेचर जो रखते हैं हम 250 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लोअर टेम्परेचर जो आता है वो 100 से नीचे आता है। मिडल टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 150 से 200 के बीच में होता है।
तो इतना ज्यादा टेम्परेचर वेपर्स जब, और तब भी वेपर हमें दिखते नहीं, वो भी वेपर, वो जो हम चीज उसमें डालते हैं उसका वाटर होता है जो वेपर दिखते हैं, ऑयल फिर भी नहीं वेपराइज होता, बहुत कम ऑयल वेपराइज होता। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर ये बात हो गई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल। लिक्विड भी दो तरीके के हैं, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। हमें वोलेटाइल लिक्विड लेने हैं तब हमें रिजल्ट यहाँ अच्छा मिल पाएगा। जैसे हम रखते हैं वाटर, वाटर थोड़ी देर अगर मैं यहाँ पर 1-2 ड्रॉप रखूं, थोड़ी देर के बाद वो ड्राई हो जाए। पंखा चला के रखते हो ना, कई बार गर्मी में क्या होता है, थोड़ा सा गीला करके पंखे के नीचे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो तेजी से इवेपोरेट हो जाए। इवेपोरेट होगा तो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल अपने साथ ले जाएगा, पीछे क्या बचेगा, लोअर टेम्परेचर, तो ठंडा लगेगा। ये सारी साइंस छोटी छोटी बातें तो दिन रात की साइंस है, ये तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए आप लोगों को। और इसमें तो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, कोई रॉकेट थोड़ी उड़ा रहे हो, दिन रात की है हमारी, इतना तो पता। ये सारा, अगर मैं कोई ऐसा, भाई कभी अगर आप ऑयल लगा के फिर पंखे के सामने करो फिर तो नहीं ठंडा होगा, नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। अगर आप ईथर लगा लो, ईथर या वो जो ड्यू वाला स्प्रे होता है, वो तो बहुत ही ठंडा लगता है बड़ी तेजी से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, एकदम वेपर बना देता है। जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उतना ज्यादा ठंडा महसूस होगा। एनर्जी वाले मॉलिक्यूल गए आसमान में, कम एनर्जी वाले नीचे रह गए, मींस टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया उसने। ये होता है। तो ये सारी की सारी चीजें साथ के साथ बैठ के सोचने की है, उसके लिए चाहिए टाइम, और टाइम तो भाई हमारे पास है। मिक्स कर दिया दोनों को, मिक्स करने के बाद सोल्यूशन बन गया। जब सोल्यूशन बनाया तो उसमें ए बी यानी 1,2 दोनों के मॉलिक्यूल आ गए। जब दोनों के मॉलिक्यूल आ जाएंगे 1,2 के, तब एक नया सिस्टम बन जाएगा। लेयर, ऊपर वाली लेयर शो हो रही है, यहाँ पर 1 भी है 2 भी है, 1 भी है 2 भी है। ये भी एस्केप करके एनवायरमेंट में आएगा, ये भी एस्केप करके एनवायरमेंट में आएगा। अब वेपर में 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 और 2। जब दोनों टाइप के मॉलिक्यूल हो गए ये, तब नया वेपर प्रेशर 1 बन गया। अब ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 इन सोल्यूशन को मैंने नाम दिया P2। नॉट कहां दिया था, प्योर में। अब ये नया एक वेपर प्रेशर 2 लिक्विड का सोल्यूशन में, और P1 का मतलब 1 का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन सोल्यूशन, नॉट इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में तो P1 नॉट था, ये दोनों आ गए। अब ये हमने एक जो सिस्टम बनाया, इसको आप कंसीडर कर सकते हो। समझ आ गई बात? ये नोट कर लिया सॉल्यूशन का केस। 2 चीजें हम पढ़ रहे हैं, एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, एक लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया। अब हमारे पास जो इसका नेट पार्शियल प्रेशर आएगा, यहां टोटल प्रेशर P1 P2, और P2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो इसका अमाउंट है 2 का, यानी रेड वाले का जितना ज्यादा अमाउंट होगा, मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। P1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। P1 1 लिक्विड जो था हमारा, और दोनों को मिला करके नेट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो भी रहेगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। ये बात तो लिक्विड के लिक्विड की हो रही है, लेकिन इससे पहले जो हमने किया
वो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व, दोनों को अलग अलग रखना है। इसमें कंफ्यूजन बड़ा लगता है क्योंकि बात होगी सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन आप सोचोगे नहीं दोनों टाइप के सोल्यूशन को एक ही तरह से कर लो, जबकि हम सॉलिड को लिक्विड में अलग तरह से डील कर रहे हैं एंड लिक्विड को लिक्विड में अलग तरह से डील कर रहे हैं। अब राउल्ट्स लॉ पढ़ने से पहले ये जो स्टेटमेंट है, राउल्ट्स लॉ तक जब हम पहुंचेंगे उससे पहले एक बात जो अभी तक आपको पता चली, चाहे नहीं भी लिखो आप, एट ए गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट in a solution containing non-volatile solute is directly proportional to its mole fraction. अभी से लिखो, वापस मैं इस पर आऊंगा, क्या मतलब है इसका, कोई कंफ्यूजन आएगा तो अभी हम इसे डिस्कस करें। ये किसकी बात हुई है? सॉलिड इन लिक्विड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। एक तो ये स्टेटमेंट हो गया। थोड़ा सा चेंज किया मैंने, जो जैसे आपको बताया उसमें और इसमें क्या चेंज किया, यहां मैंने गिवन टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, क्या मतलब है इस बात का? सॉल्यूशन में ज्यादा कब होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा जब सॉल्वेंट की अमाउंट कब ज्यादा होगी, जब सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी। वही बात है जो हम इनवर्सली रिलेटेड बोल रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन जितना होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, वही तो बात है, क्या अलग तरीके से रहे, बात में अंतर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद हम सेकंड केस जो हमने पढ़ा, फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड 1, लिक्विड 2, ये दोनों जब हम मिक्स करते हैं आपस में एक दूसरे पर, partial vapor pressure of each component in solution is directly proportional to its mole fraction. ये भी बात अभी हमने डिस्कस की है, समझ पाए अगर तो बोलो। लिक्विड 1, तो ये जो पीछे अभी ये सारा डायग्राम बताया था वही तो है, ये लिक्विड 2 मिक्स कर दिया इनको 1+2, दोबारा मत ये बनाना क्योंकि अभी आपने लिखा ही उसी के बारे में ये बात। अब सॉल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर आएगा 1 का, वो 1 के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पार्शियल प्रेशर जो 2 का आएगा वो 2 के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे लिखूं मैं इसे मैथमेटिकल, लो बताओ कैसे लिखूं मैथमेटिकल, ये है नोटेशन। x p1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। कौन सी रॉकेट साइंस होगी, सीधा सीधा हमारे पास यही तो रिलेशन है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, दो वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल मतलब लिक्विड, लिक्विड फॉर कंपोनेंट 1, फॉर कंपोनेंट 2। क्या P1 नॉट कांस्टेंट है, प्योर है,
प्योर के लिए तो हमेशा वाटर का वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि पर यूनिट एरिया होता है भाई, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बस एक टेम्परेचर पर कांस्टेंट। फॉर ए गिवन टेम्परेचर इट इज कांस्टेंट। तो मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर वाटर पर जो उसका वेपर प्रेशर प्योर का था या किसी प्योर सॉल्वेंट का था, उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की तरह से यहां पर रख। ये किस पर डिपेंड करेगा? उसके अपने नेचर पर। वो हमने नेचर फिक्स कर दिया, P1 नॉट कह रहे हैं ना, तो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। इसी तरह से मैं P2 के लिए ये बात रख सकता। P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एट सेम टेम्परेचर। ध्यान रहे टेम्परेचर चेंज नहीं किया जाएगा। समझ आ गई बात? तो बता दो मुझे, यही सेम कंपोनेंट 2 के लिए कर दो, दोनों इक्वेशन बना लो, उन्हें सॉल्व कर लो। डन? नोटेड? अब हम उन डब्बों से निकलकर जिनमें सॉल्वेंट रख रखे थे, कहां पर आ गए? कॉपी पेन पर आ गए। मतलब उनको हमने कन्वर्ट कर लिया इस एक छोटी छोटी सी इक्वेशन, समझ करके किया, ऐसे नहीं किया। अब इसी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दूसरी तरफ आज जानते हो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। इनकी वैल्यू रख दो उठा करके, P1 की वैल्यू रखो, P2 की वैल्यू रखो, यही काम करेंगे। और कौन सा बहुत इसमें क्या करना है? हाँ, रॉकेट साइंस समझ गए बिल्कुल। पता भी नहीं, पढ़ते 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 किसी दिन पता चला, सर अब मत बोलो, अब फोन आया किसी दिन कि अब रॉकेट साइंस लगाने लगे, अब नासा में ही काम कर रहे हैं। वो है ना, हो सकता है, कुछ नहीं पता होता किसी का। पता थोड़ी होता है किसी का। अभी परसों ईद वाले दिन एक बच्चे का फोन आया, तो मैं पहचान गया नाम से, जैनपुरी था वो। बोलता है कि मैं पुराना काफी पहले पढ़ता था, मैं मेरी ट्रेनिंग हो रही है, मैं आईपीएस बन गया हूँ, पुलिस ट्रेनिंग में हो रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो वही मैं कह रहा था कि किसी का क्या पता, हो सकता है आपको भी अगर कभी मैं याद रह जाऊं, मैं भी नासा वासा में पहुंच जाऊं, तो करूँ। ऐसे तो भूल ही जाते हैं 99% बच्चे तो। हाँ, क्लास में तो बैठ के ऐसे ही कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम कहाँ बोलेंगे, हम वो वाले नहीं है। कुछ कुछ रख लेते हैं यहाँ। और इससे मतलब नहीं है कि जो भी कुछ करो, मतलब ऐसा नहीं है कि आईपीएस ही बनो या नासा में ही जाओ तो ही बताने लगे। जो भी कुछ करो बस सही से करो, खुश होके करो। ऐसा नहीं है, काम तो कुछ भी दुनिया में कोई ऊपर नीचे थोड़ी है। जो भी कुछ करना है, कुछ भी करना है तो मन से करो, खुश होके। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 एंड P2 दोनों का एडिशन कर दिया। अब हम मोल फ्रैक्शन P1 नॉट x1 को मैं क्या लिख सकता हूं? भाई आप मोल फ्रैक्शन के बारे में जानते हो ना कुछ थोड़ा सा, इज इक्वल टू 1। दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर होता है, मोल फ्रैक्शन पढ़ा है कभी? कहां? दूसरे चैप्टर। अच्छा, अभी पढ़ाया मैंने थोड़े दिन पहले, 11th में तो पढ़ा ही है। 11th में भी पढ़ा। और हाँ, तो ये x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट 1 आता है, तो मैं क्या कर सकता हूं? 1 माइनस x2, इस x1 की जगह ये वैल्यू रख सकता हूं। डन? अब इसे और आगे प्रोसीड कर लो। ये जो कर तो हमने रख दिया। अब हम एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर आ रहे हैं। बस क्या मकसद था मेरा यहाँ? दोनों के मोल फ्रैक्शन से हटकर x2 x2 या x1 x1 आपकी मर्जी है, इधर भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं।
किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से रिलेट करना चाहता था मैं, दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मुझे नहीं चेक करना, इसलिए मैं इसे आगे सॉल्व कर दूंगा। क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी, प्लस, डन, और आगे बढ़ा लो, रीअरेंज कर लो, करो रीअरेंज। यस, इसीलिए रीअरेंज किया था, इसी दिन के लिए रीअरेंज किया था इसको, ताकि कॉमन लिया जा सके। ले लो कॉमन x2, अगर प्योर सॉल्वेंट सेकंड कंपोनेंट का माइनस प्योर सॉल्वेंट फर्स्ट कंपोनेंट का डिफरेंस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट के, और उसको ऐड कर देते हैं फर्स्ट कंपोनेंट के प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? इसमें जो फायदा हमें मिला वो किस चीज का मिला कि एक कंपोनेंट का हमारे पास सिर्फ प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन नहीं है। दूसरे कंपोनेंट का हमारे पास मोल फ्रैक्शन भी है, अंतर है, यानी डिफरेंस ये जो आया। अब ये डिफरेंस प्रैक्टिकली मेजर किया जाता है, पहले कितना प्रेशर था, बाद में कितना, मिक्स करने के बाद भाई प्रेशर तो मेजर कर ही सकते हैं, मेरे पास एक ये है, अब मैंने इसमें सेकंड वाला मिक्स कर दिया, ये जब दोनों मिल गए तो इसका प्रेशर नाप सकता हूं, ये जो प्रेशर नाप लिया और इसका था, इन दोनों का डिफरेंस तो मैं मेजर कर ही सकता हूं, तो अब ये P टोटल विल बी इक्वल टू दिस। समझ आ गई बात? बढ़ाते हैं आगे, नोट कर लिया सबने? P टोटल विल बी इक्वल टू, ऐसे लिख पा रहा हूं मैं इसे। अब इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? देखो, जो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। बड़ी सिंपल सी बात, इससे रिलेट किया जा रहा है। दूसरी बात, total vapor pressure over the solution varies linearly with the mole fraction of component 2. क्या मतलब हुआ? y is equal to mx plus c लग रहा है? नहीं, y is equal to mx plus c। लीनियर इक्वेशन बन पा रही है या नहीं? तब एक एक्सिस पर ये आ गया, मेरे पास ये स्लोप हो गया, ये मेरे पास इंटरसेप्ट हो गया, ये मेरे पास P टोटल दूसरा एक्सिस हो गया। यही बात हो गई, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन P टोटल वेरीज करता है किसके साथ? कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन के साथ लीनियरली रिलेट होता है। यही सबसे काम की बात है, यही मोर और लेस राउल्स लॉ है। हेनरीज लॉ पे पहुंचो, क्या रिलेशन था, किस किस के बीच में था? लीनियर था, बिल्कुल, ओरिजिन से जा रहा था। यहां ओरिजिन से नहीं जा रहा है, इंटरसेप्ट है, यहां तो ओरिजिन से नहीं जाएगा, क्योंकि वो किससे रिलेटेड था? वो प्योर था, बिल्कुल, जबकि यहां हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन कंक्लूड किया जा सकता है। थर्ड देखो, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 and 2, total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase of mole fraction of component 1। जब हम किसी एक कंपोनेंट को बढ़ा देते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो डिपेंड करेगा उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यहां पर ये ज्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। आसान और सिंपल बातें हैं, किसी को नहीं समझ आएंगी तो मुझे बताओगे।
इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे काम की बात हमारे लिए है, वो है total vapor pressure over the solution varies linearly with the mole fraction of component 2. यही वाला टोटल वेपर प्रेशर बताओ क्या चीज है? आंसर आपके पास है। देखो, रिलेट करो इससे। ये एक डब्बा था, इसमें कंपोनेंट 1 था, एक और डब्बा लिया, कंपोनेंट 2 है, मिक्स कर दिया, क्या बना? 1 + 2 बन गया। पी टोटल तो यहां है, 1 2 मिला करके टोटल वेपर प्रेशर यानी पी टोटल इन दोनों का ओवर द सोल्यूशन, सोल्यूशन के ऊपर की बात हो रही है, सोल्यूशन बना लेने, वेरीज लीनियरली, यानी इसका रिलेशन हम बता रहे हैं किसके साथ? कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन से, यानी एक्स। ये जो मैंने लिखा है, ये देखो, हटा रहा हूं इसको समझाने के लिए। ये देखो, पी टोटल x2 के साथ, x2 क्या चीज है? ये रिलेटेड कैसे है? लीनियर इक्वेशन समझते हो, y = mx + c, या जो भी आपने पढ़ा हो जिस तरह से ये होती है। x क्या लिखूं मैं, y क्या लिखूं? ग्राफ बनाना है मुझे लीनियर इक्वेशन का, कैसे बनाया जाए बताओ जशन। स्ट्रेट लाइन तो बनेगा। यहाँ इस एक्सिस पे क्या लिखूं? प्रेशर छोड़ दो, सिंपल बताओ मुझे, मैथमेटिकली बताओ। एक्स लिख दिया मैंने, यहाँ क्या लिखूं? वाई। ये बना दी मैंने इक्वेशन, ऐसे बना सकते हूँ। ये क्या हुआ इंटरसेप्ट? यहाँ क्या आ जाएगा इसमें? इस इक्वेशन में क्या है? x2 कैसे? y = mx + c। तो m क्या है? m तो ये हुआ। x क्या है? ये क्या है? इंटरसेप्ट। प्योर सॉल्वेंट 1 का वेपर प्रेशर 0, यानी अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 0 है तो x1 कितना होगा? 1। अगर x 1 है तो y 0 हो जाएगा पूरा, और 1 हो गया तो मतलब प्योर है। वही मैं कह रहा हूं कि P1 p0। वही बात आ गई, वही तो यहां लिख रहे हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है। इसमें मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बढ़ गया था, मुझे लगा कि y = mx + c तो हो ही गया होगा दिमाग, लेकिन बिल्कुल अप्रोच से बाहर नहीं, आसानी से कर सकते हो। और अभी मैं डिटेल से, अभी मैंने ग्राफ अपने हिसाब से नहीं बताया, वो तो आपने इस पर क्वेश्चन रेज कर दिया तो मैंने इसको समझा दिया। ये ग्राफ में भी दोबारा बताऊं क्या मतलब है इस लाइन का। इस लाइन का मतलब है कि टोटल वेपर प्रेशर किससे रिलेट होता है? कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है लीनियरली। मतलब हमें लीनियर इक्वेशन अप्लाई करनी होगी, y = mx + c अप्लाई करते हुए, और सीधी इक्वेशन सामने लिखी है, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि हमने कुछ माना हो या जीरो करना पड़ा हो या ओरिजिन से लिया हो। बिल्कुल सीधी सीधी लीनियर इक्वेशन लगती। डन होती है बात, समझ आ गई? यही मेन बात है। बस अगर ये वाली बात समझ आ गई तो समझ लो राउल्ट्स लॉ आपको समझ आ गया। आप लोग जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं उनको बात क्लियर हो गई है। ग्राफ को छोड़ दो, अभी ग्राफ तो मैं बताऊंगा ही। बता दो भाई। Yes, sir. चले तो नहीं गए उठ के सारे इधर उधर घूमने फिरने के? हैंड रेज करना कौन कौन बैठा है क्लास में? नहीं, ऑनलाइन की बात हो रही है। सबको करने हैं हैंड रेज, भी बाद में बोलोगे कि वो मोबाइल से हो नहीं रहा। एब्सेंट लगेगी काउंट।
चलो ठीक है, देखो आगे बढ़ गए हैं इसमें। मैंने क्या किया, अब एक प्लॉट ड्रॉ किया, किस किस के बीच में, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। अब ये सॉल्यूशन सो कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन हमने लिया। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से एक दूसरे में डिसॉल्व, फ्लेक्सिबल है पूरी तरह। प्रैक्टिकली कई बार ये आइडियलिटी नहीं रहती, फिलहाल आप इसे आइडियल सॉल्यूशन मान करके, प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर तो चेंज करने का अधिकार हमें है नहीं भाई। अब देखो, अगर मैं यहां लिखता हूं वेपर प्रेशर, यहां लिखता हूं हम, यहां लिखते हैं हम मोल फ्रैक्शन, किसका लिखूं, सेकंड कंपोनेंट। और ये वेपर प्रेशर कौन सा लिखा है, टोटल, ये टोटल। इंटरसेप्ट मुझे लेना पड़ेगा यहां से कहीं से। इस बात का क्या मीनिंग है मुझे ये बता दो बस। अगर मोल फ्रैक्शन x2 की वैल्यू 0 है तो x1 कितना है, मतलब प्योर है, अभी हमने सॉल्यूशन बनाया ही नहीं, तो वेपर प्रेशर कितना होगा, यस, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई P1, 1 नहीं आ गई भाई साहब। नॉट आस्किंग अबाउट मोल फ्रैक्शन, मैं बात कर रहा हूं वेपर प्रेशर की। P1 नॉट 1 थोड़ी होगी जरूर, तो जो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसके बराबर आना चाहिए। P1 नॉट ये वैल्यू आ गई। अब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन 2 का बढ़ता चला गया तो क्या होगा, ये क्या बढ़ता चला जा रहा है, क्या चीज बढ़ती चली जा रही है, ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन का, बढ़ाते चले जा रहे हो, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं तो x2 के रेस्पेक्ट में मैं इंक्रीज करता चला जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये इंक्रीज करता चला जा रहा है P टोटल किसके साथ, जैसे जैसे मैं x2 बढ़ाता चला जा, साइमल्टेनियसली अगर मैं इस x2 की जगह x1 रख देता हूं, अगर मैं इसी सेम ग्राफ, जैसे जैसे मान लो यहां वैल्यू x2 की 0 है, यहां 0.1 है, यहां 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, तो भाई x2 बढ़ रहा है तो x1 क्या हो रहा है, उतना ही कम होता चला जाए। यहां आकर के x2 की वैल्यू 1 हो गई, सपोज करते हैं x2 की वैल्यू 1 ले ली मैंने, 0 से 1 के बीच में ही तो चलेगा ये, इससे ज्यादा कम तो हो ही नहीं सकता मोल फ्रैक्शन। यहां मुझे क्या लेना पड़ेगा, x1। एग्जैक्टली जो ये ग्राफ आएगा वही कुछ है, मैंने दोबारा से इसको सही तरीके से जो आपको नोट करना है, ये टोटल वेपर प्रेशर की बात हो रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 की बात हो रही है, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। यहाँ 0 होगा तो 1 होगा। उससे फर्क क्या भाई, पलट दो से, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, इसमें फिर ये अगर मैंने किया था तो डाउन, ये डिक्लाइन आना चाहिए, मैंने जस्ट एग्जैक्ट नहीं बनाया, डिक्लाइन आ जाएगा मेरे वाले ग्राफ, यानी ये मुझे थोड़ा ऊपर से शुरू करना चाहिए और यहां लेकर के आना चाहिए, उससे वहां पे हमने P1 नॉट की जो जाएंगे वहां पर हमने P2 लिखा होगा, यहां पर ये वाली, ये P1 को P2 कहते हैं, P1 को P2 लिखते हैं नीचे में।
जो P1 वाली लाइन यहाँ पर हाँ P1 ही लिखो, ये वाला जो है, ये वाला जो ग्राफ है इसमें P1 ही नोट हो। इन दोनों का सबमिशन जब मैं करूंगा, यानी ये वैल्यू आ गई मेरे पास P1 की, ये वैल्यू P2 की है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो P टोटल आ जाएगा, इस ग्राफ में ही एडिशन हो जाएगा। ये वैल्यू कर दी, ये वैल्यू कर दी, इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहां पर ये वैल्यू P टोटल की आ जाएगी। तो वेपर प्रेशर अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो P1 प्लस P2 के एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए। दोबारा से देख लो चलो एक बार। अब मैं उन बॉक्सेस पर इनको वापस लेकर के जा रहा हूं। ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है 1, प्योर सॉल्वेंट है 2, इन दोनों को कर दिया मिक्स 1 + 2। तो मुझे क्या लिखना है यहां, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये लिखना है। अब बात हो रही है अगर कोई प्योर सॉल्वेंट होता P1 नॉट, तब क्या कंडीशन, P1 नॉट की कंडीशन है ये, यानी दूसरा कोई सॉल्वेंट अभी नहीं है, यहां मिक्स नहीं किया। जैसे जैसे मैं इसमें ऐड करता रहूंगा P2 तो इसका खुद का मोल फ्रैक्शन कम होता चला जाएगा, होते 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 ये 0 तक पहुंच जाएगा। अपोजिट होगा दूसरे के साथ। ग्राफ ये ऐसा भी बन सकता है, ग्राफ ये तो भाई ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी तो मैं कर सकता हूं इसको। क्यों नहीं हो सकता? दोनों का नेट सबमिशन डिपेंड करता है मैं इसे कहां से लेता हूं। चलो कंफ्यूजन छोड़ो, ये जो सामने ये वाला है इसको कंसीडर करो। तो ये P1 एंड P2 का जब मैं सबमिशन कर दूंगा तो P टोटल आ जाएगी। यही इनफैक्ट राउल्ट्स लॉ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है ये। कौन कौन से कंपोनेंट के 1 नॉट एंड 2 नॉट आ जाएंगे, ये कंपोनेंट इन सॉल्यूशन आ गए। एंड प्योर कंपोनेंट के P1 नॉट एंड P2 नॉट आ जाए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये x1 के, P2 x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही राउल्ट्स लॉ हमें बोलना चाहिए। इस कंडीशन में कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट 2। ये वाली बात ध्यान दो, अभी हमने ये मान करके ग्राफ बनाया है, ये वाली बात पर ध्यान। क्या मतलब है इस बात का, कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल मींस वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का कम है, मतलब उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है। वन कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ये नीचे लिया मैंने, इसका ज्यादा लिया वेपर प्रेशर। अगर मैं रिवर्स कर देता, प्योर कंपोनेंट का 2 का वेपर प्रेशर कम होता, वोलेटाइल होता कम, और ये 2 ज्यादा होता, तब ये P2 नीचे आ जाना था, ये ऊपर हो जाना, रिवर्स हो जाती है। तो ये कंडीशन एक पर्टिकुलर, तो ग्राफ में हम P1 नॉट कम करेंगे P2 नॉट की कंपैरिजन। और ओवरऑल तो ये हमारे पास इक्वेशन आ ही गई, P टोटल। यहीं से तो हमने इसको ड्राइव किया है। इनफैक्ट ये ग्राफ आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आएगा इसमें बताओ मुझे, ग्राफ बनवाने के लिए क्वेश्चन आपको क्या दिया जाएगा, वो क्वेश्चन बताओ मुझे कि वो क्वेश्चन क्या दिया जाएगा आपको जिससे आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सको। शो वेरिएशन ऑफ, क्वेश्चन लिखा दो मुझे ग्राफिकली, लिखना नहीं है मुझे लिखाना है। शो वेरिएशन ऑफ P टोटल एंड, मैं लिखूं क्या सारा,
partial pressure of हम्म, 2 volatile. पी टोटल का और किसका रिलेशन हम शो कर रहे हैं, ये डार्क लाइन जो लिखी है ऑफ P of this या volatile. The pure pressure of P1 and P2. ये क्या चीज, ग्राफिकली शो वेरिएशन ऑफ पी टोटल कहाँ लिखा मैंने, ये लिखा है पी टोटल, ये है वेपर प्रेशर, किसके साथ वेरिएशन शो कर रहा हूं, Mole pressure. फिर बताना पड़ेगा कौन से कंपोनेंट के, x2 एक कंपोनेंट के, आपकी मर्जी है x1 ले लो x2 ले लो, तो डिपेंड करेगा इस पर्टिकुलर बात पर। कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल लोगे तो ये ग्राफ आएगा, कंपोनेंट 1 मोर वोलेटाइल होता तो इसमें ग्राफ अलग आता, उस बात को छोड़ो, फिलहाल ये वाली कंडीशन लिख, पी टोटल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। यहीं से हम स्टेटमेंट लिखेंगे राउल्ट्स लॉ का, यही राउल्ट्स लॉ है इनफैक्ट। इसको अगर हम इलेबोरेट करेंगे, इसको वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे, फिलहाल तो अभी तक मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया जो कि आपसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाए। डन हो गई बात? चलो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही किया जाएगा। कुछ अगर आज की क्लास का आप लोगों को डाउट रह गया है तो मुझे बता, आप लोग बच्चे जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको कोई पूछना है कुछ तो प्रभजोत, समझ आ गया आपको सारा? Yes, sir. नोट कर लिया सारा सबने? Yes, sir. चलो आज ऑफलाइन बच्चों से चेक करता हूँ, पहले जाने से पहले नोट्स दिखाओ अपने, चेक करो। चलो ठीक है भाई, मैं लीव कर रहा हूँ, आप लोगों को कोई डाउट है तो जल्दी पूछो। नोट्स ओपन करके रखो भी, बस मैं चेक करूंगा जस्ट, अगर कहीं किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो बताऊंगा। किसी दिन ऐसे ही ऑनलाइन वाले बच्चों के भी चेक कर लूंगा मैं। जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको ओपन करके रखो।